नमस्कार। आज हम शीत युद्ध और उसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि शीत युद्ध क्या है और इसका उदय किस प्रकार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक यह बात भली भांति स्पष्ट हो चुकी थी कि नाजीवाद व फासीवाद के विरुद्ध एक होकर लड़ने वाले मित्र राष्ट्र अमेरिका और रूस अधिक समय तक सहयोगी के रूप में सहकारी नहीं हो सकते थे। उनमें परस्पर वैमनस्य के कई कारण थे। एक महत्वपूर्ण कारण अमेरिका द्वारा परमाणु अस्त्रों का आविष्कार व प्रयोग था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए थे। इसके बाद सोवियत संघ को यह लगता था कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना एकाधिकारपूर्ण आतंककारी वर्चस्व स्थापित करना चाहेगा। इसके अतिरिक्त युद्ध विराम और शांति की स्थापना ने सोवियत नेताओं को यह सोचने का मौका दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने उनकी यथोचित सहायता नहीं की। युद्ध की सबसे ज़्यादा क्षति भी सोवियत संघ को ही सहनी पड़ी थी। लगभग 20 लाख सोवियत जानें गई थी और युद्ध के अंतिम चरण में दूसरा मोर्चा खोलने में भी ढिलाई या लैंड लीज एग्रीमेंट का ठीक से क्रियान्वयन न हो सकने के कारण उनमें आपसी मनोमालिन्य पैदा हो चुका था। दूसरी ओर 1942 में सोवियत संघ पर नाजी आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों में रूसियों और साम्यवादियों को शत्रुओं के रूप में देखने और परिभाषित करने की जो परंपरा कमज़ोर हुई थी, उसमें फिर बदलाव आया। 1945 में रूसी लाल सेना का बड़ा जमाव पश्चिमी यूरोप में था और फ्रांस एवं जर्मनी इस बात से आतंकित थे कि कभी भी दुस्साहसिक सोवियत सैनिक उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बना सकते हैं। युद्ध के कारण पूरे पश्चिमी यूरोप की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था लगभग अस्त व्यस्त हो चुकी थी। न केवल बाहरी सैनिक हस्तक्षेप बल्कि आंतरिक घुसपैठ द्वारा तख्ता पलट का संकट वास्तविक था। शीत युद्ध के जन्म में आरंभिक वर्षों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि एक और परमाणु अस्त्रों के कारण आतंक का संतुलन था, तो दूसरी ओर अपनी संप्रभुताओं और न्यायोचित प्रभाव क्षेत्र बनाए रखने के दबाव के कारण उनमें आपसी प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही थी। आइए अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध क्या होता है और शीत युद्ध का अर्थ क्या है। शीत युद्ध का अर्थ है युद्ध का बहिष्कार या त्याग नहीं, बल्कि सिर्फ दो महाशक्तियों के बीच सीधे टकराव की अनुपस्थिति है। शीत युद्ध के तमाम वर्षों में तीसरी दुनिया में व्यापक घातक मुठभेड़ें होती रही। इनमें परोक्ष रूप से महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा साफ झलकती थी। इस प्रवृत्ति ने प्रारंभिक वर्षों में शीत युद्ध को मुख्यतः राजनय के क्षेत्र तक सीमित रखा। शीत युद्ध अर्थात दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य अत्यधिक तनाव, किंतु युद्ध से पूर्व की स्थिति जब वे स्वयं को मजबूत और अपने शत्रु को कमज़ोर करना चाह रहे हो, अर्थात युद्ध के अलावा अन्य सभी साधनों, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हो, को अपनाते हुए अपने शत्रु को कमज़ोर करने की जो स्थिति है, वह शीत युद्ध कहलाती है। अनेक विद्वानों का मानना है कि शीत युद्ध के काल में राजनय ने युद्ध की और युद्ध ने राजनय की शक्ल ले ली। अब हम देखेंगे शीत युद्ध की परिभाषा एवं इसकी प्रकृति। शीत युद्ध शब्द वाल्टर लिपमैन नामक विद्वान द्वारा दिया गया था। इसके अर्थ एवं प्रकृति को अभिव्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। जैसे इसाक डोयसर कहते हैं कि शीत युद्ध की प्रकृति त्रासदी के ब्रेसेक्लिसोस में की गई प्रसिद्ध घोषणा की याद दिलाने वाली है। उन्होंने कहा कि यह वह स्थिति होती है जिसमें न ही युद्ध और न ही शांति, यानी कि युद्ध भी नहीं होता किंतु शांति की स्थिति भी नहीं रहती। कहीं ना कहीं आपसी वैमनस्य और टकराव की स्थिति रहती है। स्टालिन ने अपने जीवन प्रयत्न और ख्रुश्चेव ने अपने प्रारंभिक वर्षों में इस सूत्र वाक्य के साथ ही सोवियत विदेश नीति का संचालन किया। फ्लेमिंग कहते हैं कि शीत युद्ध का उद्देश्य शत्रुओं को अलग थलग रखना, आइसोलेटेड, और मित्रों को जीतना होता है। जो परस्पर विरोधी ध्येय की प्राप्ति के लिए ऐसे युग में कारगर सिद्ध होता है जिसमें संपूर्ण शस्त्र युद्ध न सिर्फ अत्यधिक खर्चीला होगा, अपितु अपने संबंधित राष्ट्रों को नष्ट करने की शक्ति की रखता होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि
कि यह शीत युद्ध यह एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है और इसके द्वारा विचारों पर नियंत्रण का प्रयत्न किया जाता है, अर्थात उन्हें इसे लोगों के दिमागों में युद्धों के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा है। भारतीय राजनीति के पी मेनन कहते हैं कि शीत युद्ध अपनी पराकाष्ठा पर, जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों और दो व्यक्तियों के मध्य दृढ़ संघर्ष था। अब देखते हैं हम दो विचारधाराएं, एक थी पूंजीवादी और दूसरी साम्यवादी। दो शासन पद्धतियां, एक संसदीय जनतंत्र, दूसरा पीपल्स जनतंत्र अथवा बुजुर्वा जनतंत्र और सर्वहारा की तानाशाही। गुट थे, एक तरफ था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा था वार्सा पैक्ट। और दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। और दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डफलेस। मेनन साथ ही कहते हैं कि शीत युद्ध वाक्यांश अपनी सुनिश्चित परिभाषा के अभाव में विलक्षण है। शायद यह तीव्र राजनीतिक, आर्थिक तथा वैचारिक प्रतियोगिता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पश्चिमी शक्तियां तथा राजनीतिक दल एक तरफ और साम्यवादी शक्तियां तथा राजनीतिक दल दूसरी तरफ थे। शीत युद्ध की परिभाषाएं उद्भव के बारे में फ्रेड हॉलिडे अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ द सेकेंड कोल्ड वॉर में कहते हैं कि शीत युद्ध शब्द का प्रयोग 1946 से 1953 के दौर में तथा 1979 के बाद से अनिवार्य दो अर्थों में किया जाता है। पहला है दो महाशक्तियों या दो कौमों के बीच परस्पर संबंध जमे हुए तुषार त्रस्त है, यानी कि संबंधों में भयंकर कठिनाई और वैमनस्य पाया जाता है। दूसरा उसके बाद की स्थिति आती है, वो है संघर्ष ने विस्फोट, यानी गर्म रूप नहीं लिया, यानी कहीं ना कहीं जो युद्ध की स्थिति थी वो वास्तविक युद्ध में नहीं बदली। असल में दोनों स्थितियां एक साथ चलती हैं और शीत युद्ध का अंतर 1940 के दशक में मित्र राष्ट्रों के संयुक्त मोर्चे तथा 1970 के दशक में तनाव शैथिल्य के युग से किया जाता है। फ्रेड हॉलिडे कहते हैं कि पहले शीत युद्ध की 6 प्रमुख पहचानें या प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। पहला है सैनिक शस्त्रीकरण में वृद्धि। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य तनाव होता है और वे स्वयं को मजबूत करना चाहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये युद्ध से पूर्व की स्थिति होती है। तो अब मजबूत करने की दिशा में वो अपने आप को मजबूत करेंगे और सामने वाले को कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में इन दोनों महाशक्तियों ने स्वयं को मजबूत करने और सामने वाले को कमज़ोर करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए, अब हम देखेंगे। सबसे पहला इसमें सैनिक शस्त्रीकरण में वृद्धि, विशेषकर महाशक्तियों के पास परमाणु अस्त्रों के भंडार में। दूसरा, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार अभियान में तेजी, यानी कि एक दूसरे के विरुद्ध वो प्रचार प्रसार का पूर्णतः सहारा ले रहे थे। सिर्फ नेतृत्व तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी व्यवस्था के दोषों को अपना लक्ष्य बनाया गया। तीसरा था महाशक्तियों के बीच सफल व सार्थक वार्ताओं व परामर्श का अभाव, यानी कि नो कम्युनिकेशन की स्थिति इनके मध्य विराजमान थी। नेक्स्ट है इसमें पूंजीवादी व साम्यवाद के बीच संघर्ष के कारण तीसरी दुनिया के अनेक देशों में क्रांतिकारी घटनाओं का सूत्रपात हुआ। पांचवा, इन सबके परिणाम स्वरूप दोनों खेमों में एक दूसरे के संधि मित्रों पर कड़ा अनुशासन लगाया गया और पूर्व और पश्चिम के बीच चले आ रहे तनावों विवादों का कहीं ना कहीं अधिक जोखिमग्रस्त हो जाना। हेल्डे आगे कहते हैं कि शीत युद्ध की सबसे बड़ी पहचान पर्यवेक्षकों को बढ़े हुए अंतर्राष्ट्रीय संकट की प्रति है, अर्थात शीत युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता एक खास तरह की मानसिक दशा है। नए शीत युद्ध के संदर्भ में भी यह बात सटीक बैठती है। जैसे कि शीत युद्ध की परिभाषा के बारे में हम कह सकते हैं कि बिना प्रकट हिंसा के धमकी, अवरोध और प्रचार के माध्यम से वैर का निर्वहन, यानी कि डायरेक्ट युद्ध ना करके बाकी सभी साधनों को अपनाते हुए अपने शत्रु को कमज़ोर करने की स्थिति ही शीत युद्ध कहलाती है। आइए अब हम देखेंगे शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं क्या है। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें मूलतः उष्ण शांति कहा जाना चाहिए।
ऐसी स्थिति में न तो पूर्ण रूप से शांति रहती है और न ही वास्तविक युद्ध होता है, बल्कि शांति एवं युद्ध के बीच की अस्थिर स्थिति बनी रहती है। हालांकि वास्तविक युद्ध नहीं होता, किंतु यह स्थिति युद्ध की प्रथम सीढ़ी है जिसमें युद्ध के वातावरण का निर्माण किया जाता है या होता रहता है। इस दौरान महाशक्तियां एक दूसरे से भयभीत रहती हैं, जिसमें अस्त्र शस्त्रों का निर्माण ही नहीं, मानव समाज को कुछ क्षणों में समाप्त करने देने वाले घातक परमाणु प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण की होड़ भी रहती है। वे समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न आदि जनसंचार या जन प्रचार के साधनों के जरिए एक दूसरे की कटु आलोचना प्रत्यालोचना करते रहते हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसमें दोनों पक्ष परस्पर शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध कायम रखते हुए भी परस्पर शत्रुता भाव रखते हैं। यानी कि दिखाते तो ये है कि वे शांति की स्थापना करना चाह रहे हैं, लेकिन मन में घोर वैमनस्य पाल कर रखते हैं और सशस्त्र युद्ध को छोड़कर अन्य समस्त उपायों का सहारा लेकर एक दूसरे की स्थिति दुर्बल बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह कूटनीतिक दांव पेचों से लड़ा जाने वाला युद्ध है जो कभी भी वास्तविक युद्ध का विनाशकारी मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यानी कि यह छद्म युद्ध की स्थिति मान लीजिए, इस छद्म युद्ध की स्थिति को कभी भी वास्तविक रूप के युद्ध में परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का उद्भव। शीत युद्ध का उद्भव कैसे हुआ और यह कब शुरू हुआ? कुछ लोग इसका उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद मानते हैं, तो कुछ अन्य विशेषज्ञ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के 5 मार्च 1946 को दिए गए फुलटन भाषण से, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की स्थापना रोकनी चाहिए। स्वतंत्रता की दीप शिक्षा प्रज्वलित रखते हुए एवं ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए आंग्ल अमेरिकी गठबंधन स्थापित किया जाना चाहिए। साम्यवाद के प्रसार को सीमित रखने के लिए हर संभव नैतिक अनैतिक उपायों का अवलंबन किया जाना चाहिए। असल में शीत युद्ध के बारे में किसी निश्चित दिन अथवा समय को बताना असंभव है, क्योंकि यह युद्ध एक लंबी प्रक्रिया थी जिसके अंतर्गत दो महाशक्तियों में आपसी हितों के टकराव से विभिन्न संकट भिन्न भिन्न समय पर लगातार पैदा हुए, अर्थात दोनों के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया और इसे ही शीत युद्ध कहा गया। अमेरिकी विद्वान हॉल और फ्रांसीसी विद्वान आंद्रे फेंतने मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का आरंभ 1945 में नहीं वरन 1917 में बोल्शेविक क्रांति के साथ ही हुआ, जिसे राज्य शक्ति का नया स्वरूप और सामाजिक व आर्थिक विकास का वैकल्पिक कार्यक्रम सामने आया। जबकि शीत युद्ध के आविर्भाव के बारे में सोवियत विदेश नीति कहती है कि द रोड ऑफ द कम्युनिज्म में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदले अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का वैकल्पिक परिदृश्य प्रस्तुत किया गया। आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक साम्राज्यवाद का केंद्र यूरोप से हटकर अमेरिका चला गया। अमेरिका पूंजीवाद युद्ध में अर्जित मुनाफे के कारण पुष्ट हुआ। उसने शस्त्रों की होड़ को बढ़ावा दिया तथा पूंजी निवेश के अवसर, कच्चे माल और बाजार की तलाश में अमेरिका ने एक नए तरह के औपनिवेशिक साम्राज्य का गठन किया और उसका उदय सबसे बहुत अंतर्राष्ट्रीय शोषक के रूप में हुआ। साथ ही सोवियत संघ और अमेरिका का टकराव अनिवार्य हो गया। जर्मन फांसीवाद और जापानी सैन्यवाद की दूसरे विश्व युद्ध में पराजय हुई। इससे सोवियत संघ ने निर्णायक भूमिका निभाई और उन परिस्थितियों को जन्म दिया जिसने पूंजीवाद और यूरोप तथा एशिया के अनेक देशों में जमींदारों के आधिपत्य का उन्मूलन संभव हो पाया। अब हम देखेंगे शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के अनेक कारणों, घटनाओं एवं विचारधाराओं व राष्ट्रहितों का परिणाम था। 1920 और 30 के दशक से इसे कुरेदा जा सकता है, किंतु उसका विश्व राजनीति में इतना प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है जितना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समाज को दो वेगों में या दो खेमों में विभाजित होना आरंभ हो गया। इसके कारणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सामान्य कारण जो दोनों में पाए जाते हैं। दूसरा है अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ की शिकायतें।
और सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिका की शिकायत है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सामान्य कारण। तो सामान्य कारण में सबसे पहला है इसके अंतर्गत विचारधाराओं का टकराव या संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेद से तनाव उत्पन्न हुआ, जहाँ एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका ने सोवियत साम्यवाद को स्वतंत्रता और विश्व शांति का शत्रु बताते हुए रूसी प्रभाव का विस्तार रोकने का प्रयास किया, और हंगरी जैसे पूर्वी यूरोपीय देश में राष्ट्रीय विद्रोह के आधार पर रूस को साम्राज्यवादी शक्ति की संज्ञा दी। तो वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ ने अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों को उपनिवेशवादी एवं उसका समर्थक घोषित करते हुए साम्यवाद को एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की गरीब जनता की भलाई के लिए रामबाण औषधि के रूप में प्रस्तुत किया। असल में ये दोनों पक्ष संसार में अपनी अपनी विचारधारा का प्रचार एवं प्रसार कर रहे थे, और इन्हीं दो विरोधी विचारधाराओं के टकराव से शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। दूसरा इसमें विजित प्रदेशों पर प्रभुत्व की इच्छा। कुछ राष्ट्र अपने किन्हीं सामान्य हितों के कारण प्रतिद्वंदी राष्ट्रों से लड़ते हैं। जब वे जीत जाते हैं तो विजित प्रदेशों पर प्रभुत्व को लेकर उनमें मतभेद उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी यही हुआ। विजित जर्मनी तथा इटली पर आधिपत्य को लेकर अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच खींचतान आरंभ हो गई। एक तरफ अमेरिका तथा उसके पश्चिमी साथी राष्ट्रों ने जर्मनी तथा इटली में उन्हीं तत्वों को समर्थन देना शुरू किया जिनके खिलाफ उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था। दूसरी तरफ सोवियत संघ इन देशों में साम्यवादी आंदोलन को प्रोत्साहन दे रहा था। विजित देशों में अमेरिका और रूस के इसी भिन्न राष्ट्रीय हित ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। तीसरा इसमें राष्ट्र हितों का अंतर, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र के अपने अपने राष्ट्रीय हित होते हैं और उनमें अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अंतर पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जब विश्व राजनीति में अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरे तो महाशक्तियों के नाते इनके राष्ट्र हित भी भिन्न भिन्न थे। अमेरिका चाहता था कि साम्यवादी विचारधारा लुप्त हो जाए और विश्व के अन्य देश पूंजीवादी व्यवस्था अपनाएं। उसका हित इसमें भी निहित था कि अन्य देशों में उसकी बहुराष्ट्रीय निगमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाकर लाए। इन राष्ट्र हितों की प्राप्ति के लिए उसके द्वारा अन्य देशों को अमेरिकी समर्थक बनाना आवश्यक था। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ विश्व के अन्य भागों में पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर साम्यवादी क्रांति का बिगुल बजवाना चाहता था। जिस प्रकार अमेरिका अपने समर्थक देशों का अगुवा बनना चाहता था, उसी प्रकार सोवियत संघ साम्यवादी देशों का नेतृत्व कर सारे संसार को साम्यवादी क्रांति के लाल रंग से रंगने का महत्वाकांक्षी था। अतः दोनों महाशक्तियां अन्य देशों में राष्ट्रीय हितों के टकराव से शीत युद्ध का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट है इसमें महाशक्तियों द्वारा शक्ति संघर्ष की राजनीति। जैसा कि कहा भी गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। मॉर्गेनथाउ कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रकाश पंडित मॉर्गेनथाउ ने सही कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति तभी कहला सकते हैं जब वे ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में यहाँ शक्ति का तात्पर्य उनकी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक दशा, सैनिक स्थिति और विश्व राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता, नेतृत्व आदि से है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा यूएसएसआर ने इसी शक्ति संघर्ष की राजनीति का सहारा लिया और शक्ति संतुलन, प्रभाव क्षेत्र, अधीनस्थ देश आदि सिद्धांतों को अपनाया। शक्ति संघर्ष की इस राजनीति में दोनों महाशक्तियों का टकराव अवश्य संभावित था और इसी ने शीत युद्ध को जन्म दिया। लास्ट है इसमें एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार अभियान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ एक दूसरे के विरुद्ध झूठे एवं घृणित प्रचार में सक्रिय हो गए। सोवियत संघ ने अमेरिका को पूंजीवादी, साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी आदि राजनीतिक गालियां देना शुरू किया।
तो अमेरिका ने अन्य देशों में सोवियत संघ द्वारा प्रचारित साम्यवाद की लाल क्रांति का खतरा बढ़ाकर पेश किया और दोनों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे झूठे एवं घृणित प्रचार से उनके बीच शीत युद्ध का तनाव और उग्र होता चला गया। नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।